सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है गांधी जी के 2 राजनीतिक आदर्श, 2 पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें हम गांधी जी के राजनीतिक विचारों की बात कर चुके हैं, गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों की बात कर चुके हैं, गांधी जी के सत्य व हिंसा संबंधी विचारों और उनके जीवन परिचय के बारे में हम पूर्व के जो वीडियोज़ हैं उसमें अपन बात कर चुके हैं, पहले के 3 वीडियोज़ में, और ये गांधी जी को लेकर चौथा वीडियो है। गांधी जी इतने इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि गांधी जी से हर साल क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। अब ये BA फर्स्ट ईयर और MA फाइनल में जो पुस्तक चलती है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि कंपटीशन में भी गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जीके के अंदर आते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। गांधी जी जो थे उन्होंने 2 आदर्श माने हैं, एक तो पूर्ण आदर्श और एक उप आदर्श। गांधी जी का पूर्ण आदर्श क्या है? अगर हम इसकावादी विचारक हैं, गांधी जी राज्य को कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानते थे। तक कहते थे कि अगर व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास करना है तो राज्य का अंत कर दिया जाए। वो एक राज्य विहीन समाज के समर्थक थे, वो एक अराजकतावादी समाज के समर्थक थे। अराजकतावादी का मतलब होता है जो राज्य का समर्थन नहीं करता, जो राज्य की सत्ता का समर्थन नहीं करता, उसे हम अराजकतावादी कहते हैं। दार्शनिक भी थे। गांधी जी ने कहा कि अराजक समाज की स्थापना को असंभव मानकर हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आदर्श रूप में हम एक कल्पना कर सकते हैं और प्रेरणा और लक्ष्य के रूप में उसके महत्व को स्वीकार कर सकते हैं। दरअसल गांधी जी वास्तविक जीवन में पूर्ण आदर्श के रूप में राज्य विहीन समाज की कल्पना करके उस मंजिल की ओर संकेत करना चाहते हैं जिसकी ओर हमें समाज को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी समाज को एक राज्य विहीन समाज की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा समाज, एक ऐसा राज्य जिसमें समाज नहीं हो। राज्य विहीन जो समाज होगा तो व्यक्ति का नैतिक विकास हो सकेगा। लेकिन वो कहते थे कि चूंकि पूर्ण आदर्श तो संभव नहीं है, मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, टंटे की प्रवृत्ति होती है। ये मनुष्य की एक अंतर्निहित बुराई है और इस बुराई के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण भी होना जरूरी है। अगर राज्य नहीं होगा तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, समाज में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो राज्य को बनाए रखना हमारी मजबूरी है, ये एक आवश्यक बुराई के रूप में अवश्य मौजूद रहता है। तो राम राज्य जो है उसकी उन्होंने कल्पना की। पूर्णतः अराजकतावाद संभव नहीं है, लेकिन निकटतम रूप में वो राम राज्य को एक ऐसा आदर्श मानते हैं जिससे विभिन्न बाधाओं के बावजूद व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी का आज से दशरथ पुत्र राजा रामचंद्र के राम राज्य की स्थापना से कदाचित नहीं है, बल्कि राम राज्य से उनका तात्पर्य है एक अहिंसात्मक समाज, एक ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य यानी जिसके अंदर गांव जो है वो स्वराज्य के केंद्र हो, सत्ता जो है गांव से निकलती हो, एक अहिंसात्मक समाज हो। तो गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की है या जिस उपादर्श की कल्पना की है वो उपादर्श प्राप्त किया जा सकता है, वो व्यवहार में उसका प्रयोग संभव है। तो उसकी कौन कौन सी विशेषता हैं, आइए उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे वे कहते थे कि मेरे राम राज्य में सत्ता सेवक के रूप में होगी, अर्थात सत्ता जो है लोगों के ऊपर नहीं होगी, लोगों की मालिक नहीं होगी। सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल, इन सब का प्रयोग जनता में शासक वर्ग आतंक पैदा करने या भय पैदा करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि इनका प्रयोग जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको सक्रिय होने से रोकने के लिए किया जाएगा। जैसे आज हम पुलिस को देखते हैं, आम आदमी भी डर जाता है, तो ये गलत है। आम आदमी के ऊपर सत्ता का जो प्रयोग है वो आतंक फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जो विघटनकारी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए, उनको सक्रिय होने से रोकने के लिए किया जाना चाहिए।
तो राज्य सत्ता वहाँ सेवक के रूप में होगी और राज्य के उपकरण व्यक्ति की सेवा के लिए होंगे। दूसरा कहते थे कि राम राज्य पूर्ण लोकतांत्रिक होना चाहिए। मतलब राम राज्य जो है कंप्लीटली डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन वो डेमोक्रेसी संसदीय लोकतंत्र वाली नहीं होगी। इस राम राज्य में सत्ता का संपूर्ण केंद्र, शासन सत्ता संपूर्ण समाज में केंद्रित होगी और सबसे प्रमुख केंद्र इसके गांव होंगे। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है गांववासी करेंगे, सारे ग्रामवासी मिलकर करेंगे और मैस मताधिकार के आधार पर करेंगे। गांव की इकाई से सत्ता की वास्तविक जो है शुरुआत होगी और ग्राम स्वराज्य के ऊपर ही प्रत्यक्ष चुनाव आधारित व्यवस्था होगी। ग्राम गणराज्य स्थापित होंगे। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसी संगठित व्यवस्था होगी जिसमें सभी व्यक्तियों को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त होंगे। जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा। ये स्वतंत्रता और समानता पर आधारित एक मजबूत और एक संगठित समाज होगा। इस समाज में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होगी, यानी अर्थव्यवस्था ग्राम स्वराज्य, ग्राम गणराज्य की अनुपूरक होगी। उद्योग धंधे सहकारिता पर आधारित होंगे। यहाँ सहकारिता से आशय है कि लोग जो मिलजुल कर काम करेंगे। उद्योग धंधे किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होंगे, बल्कि सभी के सामूहिक रूप से धंधे होंगे जिसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेंगे। कुटीर उद्योग होंगे। बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं पूंजी के केंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं। बड़ी बड़ी मशीनें धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में कर देती हैं, क्योंकि उसके मालिक जो हैं बड़े बड़े पूंजीपति बन जाते हैं और फिर वो श्रमिकों का और गरीबों का शोषण करते हैं। तो कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था की तरह नहीं होगा ये ग्राम स्वराज्य। इसमें यद्यपि निजी संपत्ति तो होगी, लेकिन वो निजी संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होगी। उसका त्याग पूर्वक भोग किया जाएगा। समाज के हित में उस संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा। न्यासीता सिद्धांत की तरह उस संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये कुटीर आधार उद्योग धंधों पर आधारित होगी और गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। हम देखते हैं पहले के ज़माने में गांव में छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, जिनको आज बड़ी बड़ी कंपनियां खा गई हैं। कपड़ा बनता था, सूती वस्त्र उद्योग था, कुटीर उद्योग के रूप में था शुरू से। बहुत सारे खिलौने बनते थे, मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो इससे क्या होता है कि गरीब आदमी के हाथ में भी थोड़ा बहुत पैसा आता है, वो भी जीवन यापन कर सकता है, यानी उसे अपना श्रम बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ता। तो कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित होगी, बड़ी बड़ी मशीनों पर आधारित नहीं होगी। सहकारिता के आधार पर उद्योग धंधों का संचालन किया जाएगा और एक अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाएगी। वो कहते थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये हिंसा को बढ़ावा देती है, कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि वो सत्ता पर भी कब्जा कर लेते हैं और फिर वो उत्पीड़न का साधन बन जाती है। पूंजी शोषण का यंत्र बन जाती है। प्रूदो ने कहा भी है कि संपत्ति चोरी है। किसी के पास विशाल संपत्ति है तो उसने चोरी से इकट्ठी की है। इस ग्राम स्वराज्य की एक खासियत क्या होगी कि इसमें न्यास की भावना के साथ साथ निजी संपत्ति की व्यवस्था भी होगी। निजी संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह शोषण, अन्याय और वर्ग संघर्ष का साधन नहीं बने। निजी संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को समाज की अमानत समझेगा और उसका प्रयोग निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करेगा। यानी व्यक्ति के पास जो संपत्ति होगी, व्यक्ति ये मानेगा कि ये मेरे को समाज की देन है और वह अपनी आवश्यकता की संपत्ति को रख के, जिससे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें, उन मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जो संपत्ति होगी उसका समाज हित को ध्यान में रखकर करेगा। गांधी जी ने ब्रिटिश काल में उस समय जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बिड़ला, बजाज, उन सब से आह्वान किया कि वो देश संपत्ति का दान किया और उन्होंने वास्तव में किया भी। न्यासीता की भावना के साथ निजी संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा। वो ये समझेगा, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, कि मेरी जो मैं इस संपत्ति का ट्रस्टी हूँ। वह उस खुद को संपत्ति का मालिक नहीं समझेगा। वो ये समझेगा कि ये संपत्ति मुझे की देन है और मैं इस संपत्ति का केवल ट्रस्टी मात्र हूँ और मैं इसका प्रयोग समाज के हित में करूँ। ये कहते थे रोटी के लिए श्रम सिद्धांत होगा। भरण पोषण के लिए लोग सभी शारीरिक श्रम करेंगे।
हम लोग देखते हैं कि जो मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाता है उसको नाम मात्र के पैसे मिलते हैं, इतने कम पैसे कि उसकी बुनियादी आवश्यकताएं नहीं मिलती, उसको ढंग की रोटी, ढंग का कपड़ा, ढंग का मकान नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन उसके बच्चों को नहीं मिलती। वो कहते थे कि भरण पोषण हेतु शारीरिक श्रम की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। वो कहते थे एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक बुद्धिजीवी के कार्य का जितना महत्व है उतना ही महत्व एक नाई के कार्य का भी है। शारीरिक श्रम का भी उतना ही महत्व है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए अन्य किसी की कमाई को हड़पने का प्रयास उस राम राज्य में नहीं करेगा, उस ग्राम स्वराज्य में नहीं करेगा। राम राज्य की सामाजिक संरचना के बारे में वो ये कहते थे कि राम राज्य में समाज का जो संगठन है वो सत्य, अहिंसा के नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा, एक अहिंसात्मक समाज होगा, और समाज श्रम विभाजन के आधार पर समाज 4 वर्गों वाला होगा। वे कहते थे कि इसमें सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे, सभी बालकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होगी, उनकी मदर टंग में होगी और निःशुल्क होगी। बाद की शिक्षा में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्त्रियों की दुर्दशा को देखकर भी वो कहते थे कि स्त्रियों में भी वही क्षमताएं जो पुरुषों में हैं, तो अतः स्त्रियों को भी राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस आदर्श समाज में उन्होंने गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी, गायों की हत्या पर उन्होंने रोक लगा दी। गांधी जी का जो सिद्धांत है वो विश्व बंधुत्व का सिद्धांत है। राम राज्य अपनी प्रकृति से आधुनिक किस्म का राष्ट्रीय समाज नहीं होगा, बल्कि ये विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला नैतिक समाज होगा। यानी इसमें विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा। राम राज्य में न तो अन्य राज्यों पर आक्रमण किया जाएगा और न यह साम्राज्यवादी होगा। यानी राम राज्य में किसी दूसरे राज्यों पर आक्रमण नहीं होगा, न ये साम्राज्यवादी होगा कि दूसरे राज्यों को हड़प ले, दूसरे राज्यों की सीमाओं को अपने यहाँ इसमें मिला ले। ये किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर इसमें नहीं किया जाएगा, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अवलंबन करते हुए एक विश्व बंधुत्व का समाज बनाया जाएगा। क्वेश्चन बच्चों जो एग्जाम में आता है बार बार कि महात्मा गांधी के राजनीतिक आदर्श और उपादर्श क्या है, एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, लघुतरात्मक प्रश्न भी हो सकता है और निबंधात्मक प्रश्न भी होता है। तो आपको पढ़ना है कि राजनीतिक आदर्श और उपादर्श क्या है और उनकी व्याख्या कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस कंटेंट से रिलेटेड कोई मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।